नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको जरूर पढ़िए। यही एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार और मुझे बिल्कुल संभावना है पेपर में यही आपको पूछेंगे, राइट ना। तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए, इतना सारा चीज़ आपने पढ़ा है। करीबन मैंने 9 लेक्चर आपको दिया है। 8 लेक्चर तो आपको दे ही दिया है, 8 लेक्चर शायद, है ना। तो जितना वीडियो मैंने आपको बताया है पढ़ेंगे उसको। बनाने की विधि, इंट्रोडक्शन वगैरह, नामकरण वगैरह, वो सब ज्यादा नहीं पूछेंगे। लेकिन इसमें जो बनाने का विधि है ना, वो पूछे जाते हैं और इनका जो रिएक्शन है वो पूछे जाते हैं। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साइक्लो जो एल्केन होते हैं उनका स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्थायी कौन होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि आपने पहला लेक्चर देखा, दूसरा देखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबको देखा, ठीक है। तो वहां आपको समझ में आ गया होगा कि 3 मेंबर रिंग किसको कहते हैं, 4 मेंबर रिंग किसको कहते हैं। वो सब चीज आपने देखा होगा। इंट्रोडक्शन से आप देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। और इतना बढ़िया मैं लेक्चर वाइज वीडियो अपलोड किया है, आप बहुत अच्छे ढंग से उनको समझ सकते हैं। आपको देखने में भी दिक्कत नहीं होगा। हर मेरे थंबनेल में वहां पर लिखा हुआ है लेक्चर पहला, लेक्चर दूसरा, लेक्चर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसा करके दिया हुआ है। तो फिर आपको दिक्कत होगा ही नहीं। लेक्चर वाइज उनको जाके आप देखते जाइए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों, मैं सच में बोल रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह की चीजों को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका नंबर एकदम डाउन हो जाएगा। तो कोई भी आप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं बच्चों, आप ये वीडियो को जरूर देखिएगा और समझिएगा बहुत अच्छे ढंग से। और जो भी यूनिवर्सिटी से आप बच्चे हैं, बिल्कुल आप इनको कवर करिए। चैनल में नया है फ्रेंड, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो सीक्वेंस से हमारा वीडियो मिल रहा है वो आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आपके जो भी दोस्त यार हैं उनको शेयर आप जरूर कर देंगे। चलिए देखते हैं। साइक्लोएल्केन का स्थायित्व इनके वलय या विखंडन की क्षमता के आधार पर पाया जाता है। वलय, वलय मतलब जो रिंग आपने देखा है, 3 मेंबर रिंग इस तरीके से बनते हैं। आप देखते हैं साइक्लो हेक्सेन आपने बनाया, साइक्लो पेंटेन बनाया, है ना, साइक्लो ब्यूटेन बनाया, साइक्लो प्रोपेन ये है हमारे पास, ठीक। एक मिनट थोड़ा सा, ये है हमारे पास साइक्लो, क्या है ये, प्रोपेन है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है या साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, ये सब चीज होते हैं। और जैसे जैसे ही इनका साइज बढ़ते जाते हैं, जैसे 3 मेंबर है फिर 4 मेंबर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। फिर 5 मेंबर आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 7 आएगा। तो उनके स्थायित्व के जो गुण होते हैं वो बढ़ते हैं, कह रहे हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। यहाँ पर एक बात बोला गया है कि जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे उनका स्थायित्व बच्चों बढ़ते जाते हैं। और अगला दिया हुआ है थ्योरी पार्ट है, इसीलिए मैं इसको इस तरह से बनाना पसंद किया, क्योंकि इस थ्योरी चीज को मैं जो बोल रहा हूँ उनको आप बहुत अच्छे ध्यान से सुनिए, समझिए। इसके पहले वाला जो रिएक्शन वाला पार्ट है, केमिकल वाला पार्ट है, उन सभी को मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन आपको किया है। आगे देखते हैं। देखिए, इसी बात को बोल रहे हैं, जो जो मेंबर आपके छोटे मेंबर होते हैं, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, ये बात आपको समझ में आ गई। एल्किनों के समान आचरण रखते हैं। जो एल्किन होते हैं डबल बॉन्ड, जैसे आप देख पा रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन ये हो गए, साइक्लोब्यूटेन ये हो गए, है ना। तो एल्किन जैसे कार्बन कार्बन के बीच में आपने बनाया ना कि डबल बॉन्ड जब होए कार्बन के बीच में अगर है, तभी हमारा एल्किन होते हैं। तो इनके और इनके लक्षण लगभग मैच करते हैं, कह रहे हैं। साइक्लोप्रोपेन ब्रोमीन के साथ शीघ्रता से क्रिया करके रिंग को ओपन कर लेते हैं। आपने इसको रिएक्शन में देखा है, जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ साइक्लोप्रोपेन का, तो वहां पर आपने बहुत अच्छे ढंग से देखा। और योगात्मक अभिक्रिया बनाते हैं, ये चीज आपने पढ़ लिया है। जहां पर रिएक्शन होते हैं वहां पर आपने देखा है, जो कि अस्थायी होते हैं, जो स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन साइक्लोब्यूटेन मतलब ये इसका बात कर रहे हैं, ब्रोमीन के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करके योगात्मक प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, जो एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि एच आई के साथ वलय के खुलने के साथ, वलय मतलब रिंग, रिंग जब ओपन होता है खुलने के साथ अभिक्रिया क्या होती है, करती है, तथा इसे यह स्पष्ट होता है कि यह साइक्लोप्रोपेन से अधिक स्थायी है। बिल्कुल, साइक्लोप्रोपेन से ये क्या है, ज्यादा स्थायी। अगर भाई रिएक्शन नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए वो मोर स्टेबल होगा, उनको ओपन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन तथापि ब्रोमीन के साथ क्रिया कर प्रतिस्थापन प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके वलय अब अभेद होते हैं, है ना। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये साइक्लो एल्केन अति स्थायी होते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि साइक्लो एल्केन
स्थायी है कि नहीं है, ये सभी चीज आपको क्लियर समझ में आ गया। तो इतना जो थ्योरी है उनको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। साइक्लोएल्केन के अपेक्षित स्थायित्व को उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण द्वारा रिंग जो होते हैं विखंडन ताप पर स्पष्ट रूप से हम लोग दर्शा सकते हैं। साइक्लोप्रोपेन में कितना होते हैं 80 डिग्री, साइक्लोब्यूटेन में 120 और साइक्लोपेंटेन में कितना होता है ये 300 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा तो उसके विखंडन के लिए टेम्परेचर क्या करना होगा बच्चों, बढ़ाना पड़ेगा। राइट ना, आगे और देखते हैं। साइक्लोप्रे जो प्रोपेन है न्यूनतम टेम्परेचर पर विखंडित हो जाते हैं, जैसे यहाँ देखिए आप 80 डिग्री कह रहे हैं, अतः यह सबसे कम स्थायी होगा एकदम। साइक्लोब्यूटेन के लिए साइक्लोपेंटेन की अपेक्षा अधिक, ये अधिक स्थायी होते हैं बोल रहे हैं, है ना। जो साइक्लोब्यूटेन तथा साइक्लोपेंटेन अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है इसके तुलना में, साइक्लोप्रोपेन के तुलना में। जैसे कि अभिक्रिया के उच्च ताप से प्रदर्शित है, यहाँ आप देख पा रहे हैं सभी उच्च एल्केन अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनके उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण नहीं होते हैं। जैसे कि उपयुक्त वर्णन किया जा चुका है, स्पष्ट है कि साइक्लो जो पेंटेन है जो रिंग में वृद्धि के साथ साथ साइक्लो एल्केन की स्थायित्व में भी वृद्धि होते जाते हैं तथा साइक्लोहेक्सेन और आगे सभी जो मेंबर होते हैं अति स्थायी होते हैं। अतः इनके स्थायित्व को एक्सप्लेन करने के लिए बेयर के तनाव सिद्धांत के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इनको स्पष्ट करेंगे। चलिए अब ये हमारा टॉपिक है बच्चों, इसको आपने देखा कि कैसे ये स्थायी होते हैं। हमारा टॉपिक सीधा यहां से आएगा, बेयर का तनाव सिद्धांत क्या होते हैं और बेयर का जो विकृतिवाद होते हैं ये क्या होते हैं, यही पेपर में पूछे गए हैं। इनको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और आप चीजों को करते जाएंगे। देखिए मैं समझाते जाऊंगा, आपको इतना दिया हुआ है इनके पार्ट में, इतना है ना, यहाँ तक। तो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, 15-20 मिनट का ये लेक्चर होगा। चलिए फटाफट हम आपको बताते जाते हैं। देखिए बहुत अच्छा ढंग से लिखा है यहाँ पर, उच्चतर साइक्लोएल्केन। उच्चतर साइक्लोएल्केन का मतलब क्या समझे, अगर आपको साइक्लोएल्केन नहीं समझ आता है तो भाई आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, आप पहले लेक्चर जाके देखिए ना मेरे भाई। उच्चतर साइक्लोएल्केन का मतलब होगा जिन जो कार्बन कम से कम 6 कार्बन कम से कम रखते होंगे, 5 से 6 कार्बन रखते होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, उच्चतर श्रेणी के साइक्लोएल्केन के नाम से जानेंगे। 5 से ऊपर ये अधिक स्थायी होते हैं और जो निम्न साइक्लो एल्केन होते हैं अधिक क्रियाशील के स्पष्टीकरण हेतु जर्मन रसायनज्ञ एडाल्फ वानबेयर ने सन 1885 में एक सिद्धांत दिया था। इसे हम बेयर का विकृतिवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। इनके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। तो ये बेयर के तनाव सिद्धांत ज्यादा फेमस है, ये बेयर के नाम से जानते हैं। पहला इन्होंने क्या कहा, ये तो चीज लिख देंगे। आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड साइज में बड़ा होगा वो मोर स्टेबल होगा, जो साइज में छोटा होगा वो लेस स्टेबल होगा। इसके बारे में सबसे पहली बार स्पष्ट किसने किया था, ये 1885 में बेयर ने। इनके लक्षण क्या थे, इनके जो अभिकृति क्या है, इनके पास्टुलेट क्या है, इंग्लिश में इनको पास्टुलेट कहते हैं, क्या चीज होते हैं। लेबेल और वान ठाफ ने 1874 में स्वतंत्र रूप से बताया कि जो मेथेन होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ये जानते हैं ये कार्बन है और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और ये चार हाइड्रोजन। अगर ये चारों हाइड्रोजन हो तो इनको हम लोग मेथेन कहते हैं। CH4 मेथेन का फार्मूला है। इनकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होते हैं, आप सभी जानते हैं। चतुष्फलक होते हैं, ये देख पा रहे हैं, चतुष्फलक होते हैं, 4 कोना होते हैं, देख पा रहे हैं। चारों कोनों पर कोई परमाणु लगे होते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो ये कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। केंद्र परमाणु कार्बन होते हैं, घिरा हुआ एटम हमारे पास हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर बंद कोण कितना होता है, 109 और 28 कला कोण पाए जाते हैं यहाँ पर बंद कोण, सभी लोग जानते हैं इतना तो। और अगला है दूसरा, लेबेल और वान हाफ के परिकल्पना के विपरीत बेयर के अनुसार। अब बेयर ने क्या बोला, ये लेबेल वान हाफ ने तो ऐसा बोला स्वतंत्र होते हैं, इतना डिग्री पाए जाते हैं, सेंटर में कार्बन होते हैं, घिरा हुआ एटम हाइड्रोजन होते हैं, सबको मालूम है। लेकिन लेबेल और वान हाफ के विपरीत बेयर भाई साहब आ गए, उन्होंने कहा कि कार्बन की संयोजकता दृढ़ नहीं होती है ना। दृढ़, दृढ़ मतलब क्या, रिजिड नहीं होती है, इनकी दिशाएं परिवर्तित होती रहती हैं क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के कारण ये इनकी दिशाएं क्या होती है बोल रहे हैं, चेंज होती रहती है, जिससे इनके अंतः संयोजकता जो कोण में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। अर्थात
अब इनका कोण 109 28 ना नहीं रहता है, परिणाम स्वरूप अणु में एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा। एक अ, तनाव करने का मतलब एक स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा जो अणु को अस्थायी कर देता है। दूसरे शब्दों में विकृतिवाद के अनुसार जब भी संयोजकता कोण का मान उसके सामान्य मान से अधिक या कम हो जाता है तो अणु में एक क्या उत्पन्न हो जाते हैं, विकृति उत्पन्न हो जाते हैं और अणु का तनाव अनुभव महसूस होता है। अब इतना इन्होंने क्या कहा, देखो लेवल वन हाफ के विपरीत बेयर ने कहा कि आपने जो कहा है वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इनके बॉन्ड है ये रिजिड नहीं होते हैं बल्कि ये फ्री होते हैं और ये बॉन्ड चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण इसके बॉन्ड एंगल 109 ना होकर के कम ज्यादा होते रहते हैं। और कम ज्यादा हो रहे हैं तो वहां पर विकृति उत्पन्न हो जाएंगे, दोष उत्पन्न हो जाएंगे और अणु में तनाव महसूस होने लगेगा, ये उन्होंने कहा। अगला इन्होंने क्या कहा, संयोजकता कोण में जितना अधिक विचलन होगा, है ना, अणु में उतना ही अधिक तनाव उत्पन्न होगा और अणु में उतना ही अधिक अस्थायी पाया जाएगा। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया। देखिए एक बार और समझाता हूं तीसरा को। देखिए अगर संयोजकता कोण में जितना अधिक विचलन होगा, है ना, मतलब डिफरेंट आएगा उनके, अभी आपको बताऊंगा मैं, विचलन होगा, अणु में उतना ही अधिक तनाव उत्पन्न होगा। और जैसे कोई व्यक्ति में अगर तनाव है तो वो स्थायी तो नहीं हो सकता, वो चिंताग्रस्त है तो भाई वो स्थायी नहीं होगा ना। तो वो जितना ज्यादा तनाव होगा तो उतना ज्यादा उनमें अस्थायी आते जाएगा, वो अस्थायी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चौथा, पॉलीमेथिन वलय बनाने वाले कार्बन परमाणु एक ही तल में होते हैं, है ना। जो पॉलीमेथिल, पॉलीमेथिल का मतलब क्या है, पॉलीमेथिलीन, मेथिलीन का मतलब होता है जैसे मैंने 3 मेंबर रिंग बनाया इस तरीके से और इस तरीके से, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, तो यहां CH2 को ही कह रहे हैं मेथिलीन कह रहे हैं। अब पॉली का मतलब, पॉली का मतलब क्या होता है, जब CH2 की संख्या 4 बार से ज्यादा हो तब वो क्या कहलाता है, पॉलीमेथिलीन कहलाता है। वलय बनाने वाले कार्बन परमाणु एक ही तल में होते हैं, अर्थात वलय समतलीय होते हैं, प्लेन होते हैं, प्लेनर होते हैं। साइक्लोप्रोपेन में जो वलय होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज एवं साइक्लोब्यूटेन में वर्ग समतलीय एवं अन्य उच्चतर जो एल्केन होते हैं उनके जो वलय होते हैं वो समतलीय बहुकोण होते हैं, अलग अलग कोण को बताते हैं। ये इनके क्या है, पास्टुलेट है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं चक्रीय यौगिक का आपेक्षिक स्थायी क्या होता है, समझते हैं। इनको नोट डाउन आप कर लीजिएगा और इनको एक दो बार आप रिपीट करके पढ़िए प्लीज। थ्योरी का पार्ट है, इतने बढ़िया बता रहा हूं, हर लाइन को आप 2-3 बार इनको पढ़ना। नहीं समझ आएगा तो मुझे बोलिएगा, आप कमेंट करके बोलिएगा आपने जो बताया है सर एक भी समझ में नहीं आया। थोड़ा बहुत तो, ऐसा नहीं कि आपको मैं पूरा याद करवा दूंगा, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, और देखते हैं चक्रीय यौगिक के अपेक्षिक स्थायित्व कैसे होते हैं। चक्रीय यौगिक का मतलब वही है जो आपने देखा, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर। बेयर के तनाव सिद्धांत के आधार पर चक्रीय यौगिक में अपेक्षित स्थायित्व की व्याख्या सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। इनके स्थायित्व को हम पढ़ रहे हैं पूरा। इनके अनुसार बंधों के कोण में सामान्यतः जो कोण होते हैं 109 28 कला की अपेक्षा जितना अधिक विचलन होता है यौगिक उतना ही अधिक अस्थायित्व का अनुभव करता है। साइक्लोप्रोपेन मतलब ट्राईमेथिलीन, ट्राई मतलब मैं आपको शुरू बता दिया। यहाँ पर भाई मेरे बताइए, ये CH2 की संख्या 1 2 3 इसीलिए ट्राई हो जाएगा। अब मिथिलीन का मतलब CH2 होता है यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरा जो तीसरा चौथा पांचवा वाला लेक्चर को आप एक बार प्लीज जाके देखिए, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। वलय मतलब जो रिंग में 3 कार्बन परमाणु, ये देख सकते हैं 1 2 3, तीनों कार्बन परमाणु एक समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर स्थित होते हैं। आप जानते हैं 1 2 3 कोना स्थित है, अतः 2 कार्बन परमाणु के मध्य तीसरे कार्बन परमाणु का 60 अंश का कोण बनता है। सही बात है, यहां पर दिखाई भी दे रहा है, आप यहां देख पाएंगे। अतएव प्रत्येक कार्बन परमाणु के आबंध में तनाव मतलब जो विकृति होते हैं वो दिखाई देते हैं। इनका फार्मूला है, देखते हैं, 1/2 90 डिग्री 28 कला माइनस इसको हम कितना कर देंगे, 60 कर देंगे। हम लोग साइक्लोप्रोपेन के लिए देख रहे हैं तो कितना का अंतर आया, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24 और 44 कला हो जाएगा। इसको डेस कहते हैं, ठीक है, चित्र आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अंतर कितना का आया बच्चों, इसमें अंतर आया 24 डिग्री और 44 कला का इसमें अंतर आया। तो इसके कारण ये क्या होगा, अस्थायी होगा। और देखते हैं साइक्लोब्यूटेन में, अब देखते हैं। अब ये तो हमको समझ में आ गया, ये देखो CH2 CH2 CH2, अब ये क्या हो रहा है,
ये कितना ज्यादा हो रहा है ये देख सकते हैं आप। 24, ये ज्यादा का निशान है ना, ये हमारा जो ऐसे दिख रहा है त्रिभुज जैसे, अब इसके बाहर में जो बता रहा है उससे ज्यादा हो रहा है। और देखते हैं, साइक्लोब्यूटेन के चारों कार्बन परमाणु एक वर्ग के चारों कोनों पर स्थित होते हैं, 1 2 3 4। किसी वर्ग के दो भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश होता है, ये देख सकते हैं। यहां पर 90 अंश होगा, है ना, और यहां पर सभी जगह पर 90 अंश होगा, ठीक। और साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन का कार्बन संयोजकता कोण का क्रमशः 108 होता है साइक्लोहेक्सेन में, और सॉरी साइक्लोपेंटेन में, और 120 होते हैं हमारे पास साइक्लोहेक्सेन में। उच्चतर साइक्लो एल्केन मतलब जो 6 कार्बन वाला आपका एल्केन होगा, उनका बात कर रहे हैं। में विकृति ज्ञात करने के लिए पहले बाह्य कोण का परिकलन किया जाता है, जिसका मान 360 डिग्री और एन से बताते हैं। जहां एन क्या होता है, पॉलीमेथिलीन की संख्या को बता रहे हैं, जो रिंग में होते हैं कार्बन की संख्या है। इस मान को 180 में से घटाने पर आंतरिक कोण का मान हमको क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ये फार्मूला है पॉलीमेथिलीन का आंतरिक कोण का, 180 घटाएंगे बोल रहे हैं, और इतना को घटाने का बात कर रहा है। देखते हैं, एन एन का मतलब यहाँ नंबर को बता रहे हैं। कार्बन परमाणु वाले साइक्लोएल्केन में विकृति कितना आएगा, ये हमारा सेम फार्मूला है। इसको हम लोग फार्मूला को सेम इतना में हम लोग जो ये वाला भाग दिया है उनको क्या करेंगे, विकृति को हम लोग बता रहे हैं। आगे देखते हैं, जब डबल बॉन्ड को दो सदस्य वाला चक्र माना जाता है जिसमें कार्बन का आबंध के मध्य 0 डिग्री का कोण होता है, अतएव इसमें 1/2 90 डिग्री में 0 घटाएंगे मान लीजिए, तो कितना आएगा हमारे पास। इनको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा, 54 की विकृति होती है। चूंकि यह विकृति की अधिकतम सीमा होती है, अतः चक्रीय यौगिक में एल्कीन जो होते हैं वो सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। दूसरी ओर एल्केनों में विकृति का मान कितना होता है, ये देख सकते हैं कितना, 0 होता है कह रहा है। अतः एल्केनों में विकृति शून्य होता है, अतः ये सर्वाधिक स्थायी होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब कुछ यहाँ पर प्लस माइनस को दर्शाने वाले कुछ कंपाउंड है। जैसे यहाँ पर कार्बन के यहाँ पर बता रहे हैं, कार्बन की संयोजकता अगर वलय में कार्बन परमाणु की संख्या अगर दो दो हो तो इसमें कितना हो सकते हैं, लेकिन रिंग बनाने के लिए तो हमको कम से कम 3 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पर इनकी संयोजकता बंधों के बीच का कोण अगर 60 हो तो यहाँ 24 बताएगा। जैसे आपने ऊपर देखा, अगर कार्बन 4 हो, 90 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ विचलन आएगा हमारे पास कितना आएगा, 9.9 अंश का आएगा। और 5 कार्बन हो तो 108 अंश का अगर कोण बन रहा हो तो 64 अंश, 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री 64 कला। इस तरीके से कुछ यहाँ पर अंतर है, तो इनको काफी अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं। साइक्लोएल्केन में विकृति अधिक होती है और अगले सदस्य में यह मान साइक्लोपेंटेन तक तीव्रता के साथ क्या होता है, घटता जाता है। इसके बाद विकृति में मंद गति से वृद्धि होती है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए ये घटते घटते कम हो रहे हैं, इसी बात को कर रहे हैं, ठीक है। अतः छोटे छोटे वलयों में अत्यधिक अस्थायित्व या सक्रियता पाई जाती है। यही कारण है कि साइक्लोप्रोपेन काफी अस्थायी है और क्रियाशील है। कोई भी चीज अगर अनस्टेबल है तो वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, अगर मोर स्टेबल होगा तो उनकी एक्टिविटी क्या होगी, कम होती है। साइक्लोब्यूटेन में साइक्लोप्रोपेन की अपेक्षा कम विकृति होती है, अतः साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं और साइक्लोप्रोपेन की अपेक्षा सुगमता से क्या होते हैं, बन जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। 5 और 6 कार्बन परमाणु वाले साइक्लोएल्केन में से साइक्लोपेंटेन में अल्प विकृति होती है और साइक्लोहेक्सेन में भी यह मान काफी कम होती है। अतः सभी साइक्लोएल्केन में से दो सर्वाधिक स्थायी होती है। यही कारण है कि ये इसके व्युत्पन्न अनेक प्राकृतिक गैसों में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, दिक्मान संश्लेषण या अन्य विधियों द्वारा उन ये आसानी से संश्लेषित किए जा सकते हैं। ये तो हुए हमारे पास इनके पूरे बेयर का तनाव सिद्धांत, इतना आपको लिखना है बेयर के तनाव सिद्धांत में, ठीक है। अब जैसे ही आपको पूछा जाएगा कि इनमें कमी क्या रहा, तो एक दो कमी आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इनके जो स्थायित्व को बताया, कौन कम स्थायी होगा कौन ज्यादा होगा, तो इधर आपको बेयर के तनाव सिद्धांत में ये आपको 2 पेज कम से कम आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। यहाँ से आप इनको बढ़िया ध्यान से पढ़ेंगे, मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ। 3 बार आप पढ़ के देखना, ये डायग्राम को दोनों को बनाना, कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो प्लस माइनस है, अगर बना सके तो थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें, यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। बेयर तनाव के दोष क्या है, अब इनमें कुछ कमी पाए गए, क्या है इनका डिफेक्ट देखते हैं। बेयर के तनाव सिद्धांत के आधार पर साइक्लोपेंटेन को
साइक्लोहेक्सेन की अपेक्षा अधिक स्थायी होना चाहिए, सही बात है भाई। साइक्लोपेंटेन को साइक्लोहेक्सेन की अपेक्षा क्या होना चाहिए, अधिक स्थायी होना चाहिए, क्योंकि साइक्लोपेंटेन में अपेक्षाकृत कम विकृति होती है, किंतु प्रेक्षित तथ्य ठीक इसके विपरीत है। सही बात है, आपने यहाँ डेटा देखा कि भाई विकृति कम किसमें है ज्यादा, आप देख पा रहे हैं ये साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। तो पेंटेन में कितना विकृति है इतना, और साइक्लोहेक्सेन में कितना विकृति है इतना। जिसमें कम विकृति है तो उनके आधार पर उनको ज्यादा स्थायी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इनके दोष है। दूसरा देखते हैं और थोड़ा सा आप पढ़ने की कोशिश करें। साइक्लोब्यूटेन तथा साइक्लोहेप्टेन में विकृति का मान लगभग एक सा है, बराबर है, जिसे ऐसा लगता है कि ये समान रूप से स्थायी होंगे। किंतु साइक्लो जो हेप्टेन है, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन वाला मेंबर, साइक्लोब्यूटेन की अपेक्षा क्या है, अधिक स्थायी है। ये इनका दूसरा कमी रहा। तीसरा है, इन सिद्धांत के अनुसार 6 सदस्य वाले यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है और 7 से 11 सदस्य वाले तक वलय तक ये घटता है, और 12 सदस्य से आगे 6 सदस्य रिंग का स्थायित्व पाया जाता है। ये निष्कर्ष दहन उष्माओं के आधार पर निकाले गए हैं, है ना। तो इनके कमी को आप जरूर पढ़ें, 3 4 आप जरूर पढ़ लीजिएगा। छोटा छोटा चीज है, यहाँ पर दिए हुए हैं 5 6 तो ये छोटे छोटे यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। अब इन्हीं कमी को दूर करने के लिए नीचे में एक सिद्धांत और आएगा, है ना। तो मैंने आपको 3 बताया, एक दो और आप पढ़ लेंगे, इतना तो आप कर सकते हैं। इतना नहीं करेंगे कैसे काम बनेगा। साक्ष्य मोहरवाद अथवा तनाव रहित वलयों का सिद्धांत, तो उनके कमी बेयर तनाव सिद्धांत का जो कमी रहा उनको दूर करने के लिए साक्ष्य मोहरवाद पढ़ेंगे हम लोग, तो वो काफी अच्छा रहेगा वो भी वीडियो। आप देखिएगा आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा कि बेयर का तनाव सिद्धांत क्या होता है। बच्चों अगर इस तरह के वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपके दोस्त यार मित्र है पूरा इनको बहुत अच्छे से इनको शेयर करिए, ताकि हमको भी लगे कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और बहुत अच्छे ढंग से वीडियो बना सकूं बच्चों, ताकि बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ाई कर सकें। चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, साक्ष्य मोहरवाद को हम लोग पूरा समझेंगे देखेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।